आपको बताएंगे ओमिक्रॉन से देश में 2 लोग कौन से हैं जो संक्रमित हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है कि परमवीर सस्पेंड, आखिर गिरफ्तारी कब होगी। परमवीर सिंह जो साजिशें बुनता रहा वो फिलहाल मुंबई में है, पेशी तो हो रही है, लेकिन सस्पेंशन के बाद गिरफ्तारी कब होगी, परमवीर पर क्या इल्जाम है, क्या आरोप है, ये सुनवाएं। उससे पहले सुनिए एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को परमवीर पर क्या कहा अर्नब गोस्वामी ने, सुनिए जरा। सच परेशान हो सकता है मगर पराजित कतई नहीं हो सकता है। ना पराजित हुआ था, ना है और ना कभी होगा। और ये जो लड़ाई हुई है पिछले 13 महीनों की कठिन लड़ाई हुई है हमारी। अप्रैल 2020 में हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी या परमवीर सिंह के साथ नहीं थी। हमारी लड़ाई तब भी भारत के लोगों के लिए थी। पालघर के समय लड़ाई हमारे भारत के लोगों के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत के समय भी जब हम लड़ते रहे और लड़ रहे हैं, तब भी और आज भी भारत के लोगों की आवाज बन के हम लड़ रहे थे। ये जो लुटियन की मीडिया है, जो लुटियन में अपने ऐशो आराम के बीच में बैठ के समझती है कि एक नेटवर्क जो भारत के लोगों की आवाज बन चुकी है, उस नेटवर्क को दबाने के लिए किसी पुलिसकर्मी के साथ हाथ मिलाकर साजिश कर ले, तो उन्होंने सोचा था 4 अक्टूबर 2020 को कि इस नेटवर्क को बंद कर देंगे। बहुत कुछ कहा गया था उस वक्त। मैं हर बात लोगों को याद नहीं दिलाना चाहूंगा, मगर जरूर कहूंगा कि उस वक्त परमवीर सिंह ही क्यों, सचिन वाजे ही क्यों, एक ऐसे अभिनेता थे जो अपने टीवी के कार्यक्रम में जाके कहते थे कि बड़े ड्रग के बारे में सवाल पूछते हो, बड़े ड्रग वालों के बारे में सवाल पूछते हो, अरे चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा चैनल बंद कर दूंगा। आज पता नहीं है मगर लोग कहते हैं कि उनके पिक्चर देखने के लिए 10 लोग भी नहीं आते। वक्त के साथ समय भी बदलता है और समय बदलते बदलते सच्चाई सामने आ जाती है। आज जो ये मेरे हाथ में जो महाराष्ट्र सरकार की जो निलंबन की ऑर्डर है, आज ये जो निलंबन की ऑर्डर है, ये भारत के हर न्यूज के वेबसाइट और हर न्यूज के चैनल में आज ये प्रकाशित होनी चाहिए कि भारत के लोग जाने कि कोई अगर गलत करे तो गलत का अंजाम भी गलत ही होता है। क्योंकि कई लोगों ने सोचा था कि गलत करके भी सिस्टम को मैनेज करके निकल सकते हैं। जब अपने चहीदे सचिन वाजे को लेकर जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट थी मुंबई पुलिस की, जो मन में आए करते थे, जिसको उठा लो। और जिस न्यूज रूम में मैं खड़ा हूं आज, इसी न्यूज रूम में एक समय यह भी था, पिछले साल जब सुशांत पे कई सारे सवाल उठाए थे हमने, तो उन्होंने कहा था क्षमा मांगो, मुझसे क्षमा मांगो, नहीं तो 1922 के कोई ब्रिटिश काल के रूल को लेके तुम सबके खिलाफ केस कर दूंगा। तब इसी न्यूज रूम से अकेले हम निकल पड़े थे एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, और हमने कहा था कि किसी एक रिपब्लिक नेटवर्क के किसी एक पत्रकार को, एक प्रोड्यूसर को, एक कर्मी के खिलाफ केस करोगे तो मान के चलो कि सबके खिलाफ केस किया है। तो हमने दिखाई थी उस वक्त, हमने दिखा दी थी उस वक्त कि ना हम भी तब भी डटे हुए थे, हिले नहीं थे। ना उस दिन हम हिले थे, या 11 नवंबर जब मैं तलोजा से अस्पताल से होकर इस न्यूज रूम में आया था, तब भी हम हिले नहीं थे। तो परमवीर सिंह को यह जानना चाहिए था तब भी, अरे समझ लो ये रिपब्लिक नेटवर्क है, इधर कोई पुलिस सर्वोपरि नहीं है, इधर कोई सचिन वाजे या परमवीर सिंह सर्वोपरि नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है, और ये राष्ट्र सर्वोपरि हमारा धर्म है। तो ये जो मेरे हाथ में निलंबन का ऑर्डर है,
मैं आज लुटियन की हर एक मीडिया से दरखास्त करता हूं, अरे भाई अब तो सुधर जाओ लुटियन मीडिया वालों, शर्म करो और रिपोर्टिंग करो इस खबर पर। बता दो दुनिया को कि आज परमबीर सिंह को पुलिस से निलंबित किया गया है। इस बात को समझ लो कि जितना इस खबर को दबाने की कोशिश करोगे तुम, उतना भारत की जनता आपसे सवाल पूछेगी। और वो न्यूज चैनल जिनकी 18 साल की घमंड जब चूर 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 हो गई थी, जब 18 साल की घमंड चूर चूर हो गई थी, तो किसी पुलिसकर्मी के हाथ पकड़ के सोचा था कि रिपब्लिक नेटवर्क को बंद करेंगे? अरे नहीं, हमारी शक्ति लोगों की ऊर्जा में है। आज की लड़ाई जो है ये हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी जीत है, ये भारत की लोगों की जीत है। और कानून कभी कभी आते आते दिखते दिखते देर जरूर हो जाती है, मगर ना कानून को दबाया जा सकता है, ना लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है। और कितनी भी साजिश हो, किसके साथ भी साजिश हो, ये भारत के लोगों की आवाज है। और याद रखे, भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। सुचरिता और अलीशा, आप इस खबर को आगे जरूर ले जाएं, इस पर बहस करें। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क की जो टीम है, जो 13 महीने से बिल्कुल एक तरह से उन्होंने सोचा था, जो ये लुटियन की मीडिया है, उन्होंने सोचा था कि रिपब्लिक नेटवर्क को अकेला कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। अरे कौन हो तुम हमें अलग थलग करने के लिए? भारत के लोग हमारे साथ हैं। आज अलग थलग कौन है? एक तरफ सचिन वाजे परमबीर सिंह और एक तरफ लुटियन की मीडिया, वो अलग थलग है। हम तो लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो आप सुन रहे थे अर्नब गोस्वामी को। सचिन वाजे तलोजा जेल में है, परमबीर सिंह सस्पेंड हो चुके हैं और परमबीर सिंह जांच का सामना कर रहे हैं। तो कर्मों की सजा मिल रही है दोनों को। आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस का खेला खत्म। क्या कांग्रेस का वक्त खत्म हो गया है? कांग्रेस के दिन लद गए हैं। राहुल गांधी पर जो हमला किया है ममता बनर्जी ने, उसके बाद कांग्रेस तलमिला गई। कांग्रेस ने ममता के वार पर आज पलटवार किया है। आइए आपको बताने जा रहे हैं, कल जो ममता ने हमला किया था उस पर आज कांग्रेस कैसे बौखला गई। कांग्रेस नेता टूट पड़े ममता बनर्जी पर। देखिए जरा, ममता ने कहा था, पूछा था कि ये यूपीए कहां है, ममता ने सवाल पूछा था। कांग्रेस ने उस पर जवाब दिया, ममता तो 2012 में ही यूपीए से बाहर हो चुकी थी, तो अब क्यों पूछ रही हैं? ममता ने कल कहा था यूपीए, अब यूपीए जैसा कुछ नहीं बचा है। तो आज कांग्रेस ने कहा कहीं सत्ता में है, कहीं विपक्ष में है। कांग्रेस यह साबित करने पर तुल गई कि यूपीए है, कांग्रेस है। ममता ने कल कहा था सभी क्षेत्रीय दल साथ आ जाएं। कांग्रेस को साथ आने के लिए नहीं कहा। कांग्रेस ने आज कहा कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। ममता ने कल राहुल पर हमला किया था। ममता ने कहा था कि विदेश में रहने से कैसे होगा, विदेश में रहने से कैसे बीजेपी से लड़ेंगे। तो आज कांग्रेसी नेता मैदान में आए और बोले कांग्रेस जमीन पर लड़ाई लड़ रही है। कौन सी जमीन पर, ये तो वही बेहतर जानते हैं। ममता ने कल कहा था बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती कांग्रेस। आज कांग्रेस का कहना था बीजेपी की मदद कर रही है ममता बनर्जी। यानी ममता ने जब कांग्रेस को आईना दिखाया तो अब कांग्रेस को भी ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम लगने लगी। ममता ने कल कहा था वैकल्पिक ताकत बननी चाहिए, यानी क्षेत्रीय दलों को मिलाकर। तो कांग्रेस का कहना है जो कुछ बनाना है बना लीजिए, कांग्रेस के बिना तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल आइए आपको सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए जरा कांग्रेस के नेता कैसे ममता बनर्जी पर टूट पड़े और बीजेपी ने भी लगे हाथ कांग्रेस को जवाब दिया। सुनिए जरा। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। यूपीए जो है उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। अब कांग्रेस की नैया डूबने वाली है और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता।
क्या ममता ने यूपीए का खेला कर दिया? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। ममता के हमले से तलमलाई कांग्रेस। ममता जी भी विधायक खरीदती हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिया। 2024 से पहले कांग्रेस का खेल खत्म। ममता ने कांग्रेस को ऐसा झन्नाटेदार झटका दिया है कि कांग्रेस भन्नाई घूम रही है और इसी बौखलाहट में कांग्रेस के नेता ममता पर टूट पड़े। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ममता जी भी विधायक खरीदती हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया। कांग्रेस अपने बचाव में खुद को देश की आत्मा बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को बिना शरीर की प्रेत आत्मा। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। तो इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं, तो बिना शरीर की, सारे दल अलग हो गए तो बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेंगी। अब यूपीए जो है उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है, जिसका बाजार जो है शेयर बाजार हर दिन धड़ाम से गिर रहा है। बिना जमीन की जमींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग चलेगी तो इसी तरह का हश्र होगा। लेकिन ममता के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं को मैदान में उतार दिया। ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है, ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, न आना चाहे न आए। प्रश्न इस बात का है कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है? वहीं विपक्ष के कई दल ममता और कांग्रेस की लड़ाई में अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। देखिए, ममता जी अपना प्रयास कर रही हैं, उनका अपना राजनीतिक दल है, उनको प्रयास करने का अधिकार है और हर पार्टी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए प्रयास करती है। उस फ्रंट में अगर वो बनाती हैं आप लोग शामिल होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे उसके बारे में हमारा जो भी कोई निर्णय होगा वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। और तो ममता ने ऐसी चिंगारी लगाई है कि न सिर्फ बयानों की भरमार है बल्कि सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। देखिए जरा सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता क्या क्या लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ममता पर हमला करते हुए लिखा, कांग्रेस के बिना यूपीए एक ऐसे शरीर की तरह होगा जिसमें आत्मा नहीं हो। यह समय विपक्षी एकजुटता का है। कपिल सिब्बल का ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह ने लिखा, कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। केवल एक कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता में पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। हमारे बिना इस देश में बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक गठबंधन संभव नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, ममता को लगता है कि पूरे देश ने ममता ममता चिल्लाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत का मतलब सिर्फ बंगाल नहीं है, बंगाल का मतलब भारत नहीं है। लेकिन बड़ी चीज किसने कही? प्रशांत किशोर ने। पीके जो ममता के रणनीतिकार हैं, कांग्रेस पर जो हमला किया उसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है और जो उसका स्थान है, वो आगे लिख रहे हैं, वो एक मजबूत विपक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब लेकिन के आगे की कहानी देखिए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी एक शख्स का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी हो। यह प्रशांत किशोर कह रहे हैं। विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से
अपने नेतृत्व का फैसला करना चाहिए। प्रशांत किशोर का यह हमला बहुत बड़ा हमला है। पीके पहले राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं, तो यह सोचना कि कांग्रेस के साथ, केसी वेणुगोपाल लिख रहे हैं, यह सोचना कि कांग्रेस के साथ के बिना बीजेपी को हराया जा सकता है, यह एक सपने की तरह है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। केसी वेणुगोपाल के बाद देखिए गौरव गोगोई ने ट्वीट किया, जो दल या नेता आज विपक्षी बंटवारे की बात करते हैं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसी बातों से जनता उदास होती है, क्योंकि जनता विपक्षी एकता चाहती है। तो कांग्रेसी नेताओं ने यह ट्वीट किए हैं। लेकिन आइए, देश क्या कहता है? क्या देश भी यह मानता है कि कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है? सुनिए जरा भारत के लोगों को। कांग्रेस तो लगभग खत्म ही हो चुकी है और जिस प्रकार गति से भाजपा कार्य कर रही है, आप देख रहे होंगे कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस ऑलरेडी ताबूत में जा चुकी है और उस पर अंतिम कील ठोकने का कार्य राहुल गांधी बादस्तूर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो करते रहें। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म होने की राह पर ही है। कांग्रेस कहीं देश में दिखाई नहीं दे रही। देश में इस समय एक ही नाम है, मोदी 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 मोदी। कांग्रेस खत्म की ओर है, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा अपने पार्टी के अंदर नासूर बो दिया है कि वो अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को क्या संभालेंगे वो। कांग्रेस के जो संस्कार थे वो सभी ने छोड़ दिए हैं। सिर्फ एक परिवार की पूजा करने में लगे हुए हैं सब लोग और देश के तरफ कोई नहीं देख रहा है, इसलिए कांग्रेस गर्त में जा रही है। कांग्रेस मुद्दाविहीन पार्टी हो गई है, वंशवाद और परिवारवाद के बीच में घिरी हुई है। उसके पास ना अपने कोई मुद्दे रह गए हैं। भ्रष्टाचार से पहले ही वो काफ़ी घिरी हुई थी, जिसके कारण उसको सत्ताविहीन होना पड़ा। कांग्रेस लगभग एक अबोध बालक की तरह हो गई है कि क्योंकि यहाँ पे इस पार्टी में अब कोई रह तो नहीं गया, इसलिए वो गलत बयान अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कुछ भी कहीं पे भी अपने आप को बस जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार कई चुनावों की हार की वजह से उनके नेता अपनी मानसिकता खो चुके हैं, जिसकी वजह से वह गलत बयान। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं 10 साल के अंदर 90% चुनाव देश की सबसे पुरानी पार्टी हार चुकी है। देखिए जरा एक नजीर आपको दिखाने जा रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है। देखिए, ये आपके सामने आ गया 2014 का लोकसभा चुनाव, 543 सीटें। हकीकत देखिए जरा, 206 सीटें थी कांग्रेस के पास और 2014 के इलेक्शन में 206 से सीधे 44 सीट पर आ गई। 206 से 44। अगला चुनाव देखिए, 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, 2019 के चुनाव, जो 44 सीट थी उससे 5 साल में कितना आगे बढ़ी कांग्रेस? 44 से 52 पर पहुंची है। कांग्रेस की रफ्तार क्षेत्रीय दलों से भी ज्यादा कमजोर है। उसके बाद 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव देखिए, कांग्रेस के पास पहले कितनी सीटें थी? 28 सीटें थी 2012 उत्तर प्रदेश चुनाव में। 17 में 28 से कितनी हो गई? 7 सीटें। उसके बाद देखिए जरा अगला चुनाव देखिए, अगला चुनाव में देखिए गुजरात में क्या हुआ। 61 सीटें थी कांग्रेस के पास, जो 77 हुई, लेकिन चुनाव कांग्रेस हार गई। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है। एक और देखिए जरा, अगला आपको दिखा रहा हूं 2021 की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। 21 में पश्चिम बंगाल में देखिए 44 सीटें थी कांग्रेस के पास, 44 से क्या मिला? अंडा। 0 पर आ गई कांग्रेस, यह है हकीकत। 2020 बिहार विधानसभा देखिए, 27 सीटें थी, 27 से 19 पर आ गई कांग्रेस, यह है कांग्रेस की हकीकत, जो बताता है कि आखिर कैसे कांग्रेस पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है। और यही वजह है कि पार्टी को छोड़ के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले तो यह है जो सबसे रिसेंटली पार्टी छोड़कर गए हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर दिखाऊं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिग्नल दे दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कांग्रेस के कौन से नेता अब तक पार्टी को छोड़कर गए हैं। देखिए जरा, पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए आपको दिखा रहे हैं, अमरिंदर सिंह अकेले नहीं है। सबसे पहला चेहरा जो सबसे हाल ही में पार्टी छोड़कर गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस को पंजाब में जीत दिलाई थी कैप्टन ने। इसके अलावा सिद्धू से लड़ाई के चलते पार्टी छोड़ दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस के साथ होते थे, 2015 में कांग्रेस से अलग हो गए और बीजेपी का दामन थाम लिया। यहीं से उनका उदय शुरू हुआ, इससे पहले कहीं पीछे थे। आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं, यानी कांग्रेस में रहते हुए उनका कोई भविष्य नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरा देश जानता है आज क्या कर रहे हैं।
मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को पता था कि कांग्रेस में उनका कोई मुकद्दर नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई और सिंधिया सरकार में आज मंत्री हैं। इसके अलावा एक और चेहरा देखिए, नारायण राणे, कांग्रेस की तरफ मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस के जब पार्टी में रहे, लेकिन जब कांग्रेस से छोड़कर गए तो अब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे। वो बड़े चेहरे जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी के चलते पार्टी छोड़ी थी। जितिन प्रसाद ने, बड़ा चेहरा कांग्रेस के जितिन प्रसाद, लंबे वक्त से पारिवारिक तौर पर जुड़े रहे कांग्रेस से, लेकिन आज योगी सरकार में मंत्री हैं। सारे वो नेता जो कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, ये हकीकत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर। आपको लग रहा होगा कोरोना चला गया, लेकिन ये है नहीं। कोरोना आपके बीच आ चुका है और 5 गुना ताकतवर बनकर आया है इस बार। सावधान, हिंदुस्तान में ओमाइक्रॉन लौट चुका है। बताने वाली खबर यह आपको बता दें कि खुद आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत में कोरोना ओमिक्रॉन जो 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, दूसरी वेव जिस कोरोना से आई थी उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। देखिए जरा रिपोर्ट। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। सावधान, हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी पहुंच चुका है। 25 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला मामला सामने आने के बाद भारत में भी इस खतरनाक वायरस की एंट्री हो चुकी है। ओमिक्रॉन के देश में पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। बेंगलुरु में इसके मामले सामने आने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये दोनों लोग 11 और 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे। ओमिक्रॉन संक्रमित इन लोगों में से एक की उम्र 46 साल है, जबकि दूसरे शख्स की उम्र 66 साल है। इनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और इन सभी लोगों की निगरानी की जा रही है। We have tracked and traced his primary and secondary contacts of 24 and 240 people respectively. Luckily, none of them is found positive. दुनिया एक बार फिर कोरोना के कहर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में भारत ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। We did offer at that point our support, both in terms of exporting the vaccines and other medical assistance that we could give, supplies, assistance. We named a few countries. We also indicated whatever they had requested had been cleared. तो ये देश की बात हो गई, जरा दुनिया में देखिए कहां से कहां तक फैल चुका है कोरोना। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए कहां से कहां तक 30 देशों में कोरोना फैल चुका है। जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाऊं दुनिया में कहां से कहां तक कोरोना फैला है, किन किन देशों में कोरोना ने दस्तक दे दी। आपके सामने देखिए जरा, भारत, बोत्सवाना और यहां से साउथ अफ्रीका के अलावा हांगकांग में फैल चुका है। हांगकांग के साथ ब्रिटेन के बाद जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड्स, ये वो देश है जहां कोरोना फैल चुका है। डेनमार्क, ओमिक्रॉन पहुंच गया है, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। बेल्जियम के बाद सऊदी अरब में भी कोरोना के ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं। ऑस्ट्रिया में भी ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया है और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इटली में भी ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। कनाडा में भी कुछ केसेस सामने आए हैं ओमिक्रॉन के और फ्रांस में भी खबर मिल रही है कुछ मामले सामने आए हैं। जापान तक भी फैल चुका है और नॉर्वे, ये वो देश हैं, स्पेन, ये वो देश हैं जहां ये ओमिक्रॉन फैल गया है। अमेरिका, 30 देश, दुनिया के 30 देश, स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड में भी कुछ मामले सामने आए, स्वीडन से भी मामले सामने आए हैं और पुर्तगाल से भी मामले सामने आए। घाना में भी इसने दस्तक दे दी है, नाइजीरिया में भी पहुंच चुका है और ब्राजील में भी कई केसेस सामने आए हैं। यह आपके सामने पूरा जाल है, देखिए जरा, ओमिक्रॉन का जाल 30 देशों तक फैल चुका है। ये ओमिक्रॉन, वो आप पूरा जाल मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से ये लोग एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल कर रहे थे और कैसे इसी तरह से कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी पूरी दुनिया में फैल गया था। उसी की एक तस्वीर ओमिक्रॉन की भी सामने आ रही है कि कैसे ये फैला। आइए अब आपको बताता हूं कि दुनिया में इस वक्त ओमिक्रॉन से हालत क्या है। देखिए जरा, कहां से कहां तक क्या स्थिति है, कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, ये देखिए जरा। हिंदुस्तान में क्या एक्शन लिया गया वो आपको बता रहा हूं। बाहर से आए यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट जरूरी हो गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ क्वारंटीन में रहना होगा आपको। इसके अलावा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसके जरिए ओमिक्रॉन का पता चलेगा। इसके अलावा 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं होंगी। अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। चुनौती का मुकाबला करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मास्क ही कोरोना से बचाएगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी हो गया है। ओमिक्रॉन के असर पर फिलहाल स्टडी चल रही है और डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है यह वायरस। वैक्सीन के बूस्टर डोज पर भी स्टडी चल रही है। यह हिंदुस्तान ने अब तक एक्शन लिया है, पूरी दुनिया में भी लगभग यही हाल है। आपको बता दें कि कुछ मुल्कों में जो कोरोना के केसेस कल 4000 थे, आज वो बढ़कर 8000 हो गए हैं ओमिक्रॉन की वजह से। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।